सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। ये काशिका वृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। एक अध्याय हमारा पूर्ण हो गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। काशिका वृत्ति जो व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है, उसको भी हमने आपको एक अध्याय पूरा पढ़ा दिया। उस एक अध्याय की 98 कक्षाएं बनी, 98 क्लास। ठीक है, उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, काशिका वृत्ति प्रथमोध्याय। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। प्रत्येक अध्याय की एक एक प्लेलिस्ट बनाई। जैसे अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को हमने आपको पढ़ाया था, तब उसके प्रत्येक अध्याय की हमने एक एक प्लेलिस्ट बनाई थी। अब काशिका वृत्ति की भी एक एक प्लेलिस्ट बनेगी एक एक अध्याय के। तो वो हमारी प्लेलिस्ट पूरी हो गई है प्रथम अध्याय की। आज से द्वितीयोध्याय बस काशिका वृत्ति, इसकी दूसरी प्लेलिस्ट आरंभ होगी। दूसरे अध्याय की सभी कक्षाएं आपको इसी प्लेलिस्ट में क्रमशः प्राप्त होंगी। यदि आपको प्लेलिस्ट को सर्च करने में किसी कठिनाई का अनुभव होता है, आप सर्च नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप हमसे इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके सभी प्लेलिस्ट को ले सकते हैं निःशुल्क। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये आरंभ में आपको आज की इस प्रथम कक्षा में सूचना देनी थी, वो मैंने दे दी। इसके साथ ही आपसे निवेदन किया जाएगा कि ये जो काशिका वृत्ति उन्हीं को समझ में आ सकती है जिन्होंने पहले या तो सिद्धांत कौमुदी पढ़ रखी है, लघु सिद्धांत पढ़ रखी है, अथवा अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को पूरा पढ़ लिया। उन्हीं को ये अष्टाध्यायी सूत्रों का जो व्याख्यान है वो समझ में आ सकता है। सामान्य लेवल के, सामान्य स्तर के पाठकों को ये समझ में नहीं है। यदि आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं संस्कृत व्याकरण से, तो फिर आपके लिए दूसरी कोर्स तैयार किए गए हैं, उनका आप अध्ययन कीजिएगा। उनके लिए आप यहाँ पर ही संपर्क करें। ठीक है, साथ साथ में आपसे एक अपेक्षा की जाती है। ये देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। बहुत लंबे समय से कार्य कर रहा है। हमारे नित्य प्रति पढ़ने वाले पाठक इस बात को जानते हैं कि लगभग हमको 8 वर्ष हो गए हैं कार्य करते करते। तो इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हम आपको आपके घर पर ही बैठे बैठे शास्त्रों का अध्ययन करा दें, संस्कृत भाषा को सिखा दें। ठीक है, अनुवाद, संभाषण, लेखन, हाँ, पढ़ करके अर्थ करना। ठीक है, और आपको सामान्य व्याकरण और आपको प्रौढ़ स्तर का व्याकरण। ठीक है, इसके अतिरिक्त संस्कृत विषय में अन्य जो विषय साहित्य संबंधी ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन आपको यहाँ कराया जाता है। तो आप अपने मित्रगणों को भी
इस चैनल से अवश्य जोड़ें, उनको भी समय समय पर सूचित करते रहें, जिससे उनमें से जो पढ़ने के इच्छुक होंगे वो यहाँ पर जुड़ जाएं। ठीक है, ये आज की इस सीरीज की हमारी प्रथम कक्षा है। चलिए, पुस्तक को आप ओपन कर लीजिएगा, काशिकावृत्ति। ठीक है, इस सूत्र को पढ़ने से पहले अष्टाध्यायी भाष्य का जो व्याख्यान है उसको आप एक बार अवश्य देखेंगे। और जो भी आपको सूत्र पढ़ाए जाते हैं, पूर्व में भी आपसे निवेदन किया जा चुका है कि काशिका वृत्ति के सूत्रों की वृत्ति को पढ़ने से पहले उन सूत्रों के अष्टाध्यायी भाष्य जो अर्थ हैं उनको एक बार अवश्य देखें। ठीक है, समझने में सरलता होगी और आपको विषय पूरी तरह से अवगत होगा, बुद्धिगत होगा। ठीक, चलिएगा, द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः। द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद है और प्रथम पाद का सूत्र, सबसे प्रथम सूत्र आ रहा है समर्थः पद विधि। ठीक है, क्या है? समर्थः पद विधि। आइए, कहते हैं यहां पर काशिकाकार परिभाषेयम, परिभाषायम माने ये जो सूत्र है एक ऐसा सूत्र है, परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र का अर्थ है ये शास्त्र में हर जगह कार्य करेगा। जैसे एको गुण वृद्धि क्या है? परिभाषा। तो शास्त्र में वो कहीं पर भी कार्य करता है। ये च ग्रस्वादेशे, ठीक है। तो परिभाषा यम माने ये जो सूत्र है ये कैसा है? परिभाषा सूत्र है। ठीक है, कहते हैं यह कश्चिदिह शास्त्रे पद विधि श्रूयते सा सर्वः समर्थो वेदितव्यः। कहते हैं कि जो कोई यह माने इस शास्त्र में, इस शास्त्र में अर्थात व्याकरण शास्त्र में, महर्षि पाणिनि के व्याकरण शास्त्र में पद विधि श्रूयते। पद विधि माने पद का कार्य, क्या है? पद संबंधी कार्य। अभी ये खोलेंगे, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं। अभी पद विधि माने पदों का कार्य, श्रूयते सुनाई देता है। कहीं पर भी पद को लेकर के कोई कार्य कहा है, पद को कार्य हो, सह वह सर्वः वो सारा, विधि माने कार्य, समर्थो वेदितव्यः समर्थ जानना चाहिए। जो वो कार्य है वो समर्थ होना चाहिए। अब समर्थ का अर्थ क्या होता है? समर्थ माने जिस उद्देश्य को लेकर के कोई कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य से उस उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, यही समर्थता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ कार्य करने जा रहा है
तो कहे कि भाई उस कार्य को करने में वो समर्थ होना चाहिए, तो यही मतलब है, अर्थात वो कार्य को कर दे। तो यहां शब्दों में कोई कार्य होता है तो उसका अर्थ होता है कि अर्थ को बताना। तो वो कहते हैं स सर्व समर्थ वेद, अब सारा जो पद की विधि माने पद का कार्य है वो समर्थ होना चाहिए, अर्थात वो जिसके लिए जिस हेतु से बताया जा रहा है उसको बताने में समर्थ होना चाहिए। आप समझेंगे इसके पदों को खोल करके। विधीयत इति विधि, अब सबसे पहले इस पर विचार कर रहे, पद विधि जो शब्द था इसमें विधि, विधि शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। क्या है? विधि शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। तो यहां पर ये कहते हैं कि विधि शब्द का अर्थ होता है विधान भी होता है। विधि माने विधान, कहना मात्र, विधान करना मात्र। ठीक है। तो यहां पर यह शंका होती है कि ये जो विधि शब्द है इसमें वी पूर्वक धा धातु से एक की प्रत्यय होकर के बना है, तो ये जो प्रत्यय बना है ये शब्द भाव में आया, ये भाव वाची शब्द है या कर्मवाची शब्द है? ठीक है। ये कर्म कारक में की प्रत्यय आया है अथवा भाव में आया है? क्योंकि जो की प्रत्यय कहा है वो सामान्य रूप से माने उपसर्गो घो की प्रत्यय जो कहा है वो क्या है, कर्ण में भी होता है, कर्म में भी होता है, भाव में भी होता है। ठीक है। कारकों में भी होता है और वो भाव में। तो यहां पर ये विधि शब्द भाव बोधक है। भाव माने धात्वर्थ है, धात्वर्थो भाव। तो यदि भाववाचक है तो यहां पर अर्थ होगा विधि माने विधान। क्या है? विधान माने बताना। और विधि शब्द यदि कर्मवाचक लेंगे यहां पर है, तो विधीयते यत तत् सह विधि, विधीयते यह सह विधि, जिसका विधान किया जा रहा है वो कार्य, तो कार्य का बोधक होगा विधि शब्द। कर्मवाच्य में मानेंगे इसको, ध्यान रखेंगे। इसको पूरा मैं खोल के बताऊंगा, टाइम लगेगा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये वी पूर्वक धा धातु से ये क्या है, की प्रत्यय है। ये चलिएगा मैं बताता हूं आपको। ये आपको मैंने ये अष्टाध्यायी भाष्य आपने पढ़ लिया है पूरा, तो ये कहां पर बनता है, ये अष्टाध्यायी के तीसरे पाद में आप आएंगे तो तीसरे पाद में ये यहां ये है। ठीक है। उपसर्गे घो की, यहां पर हमने ये बनाया भी था, इसका उदाहरण भी है, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 92वां सूत्र है कि उपसर्ग उपपदे घु संज्ञकेभ्यः धातुभ्यः की प्रत्ययो भवति कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायाम भावे च। कर्ता कारक को छोड़ करके जो अन्य कारक हैं उनमें उनको कहने के लिए, और भाव में। ठीक है। भाव में और संज्ञा में, तो वहां पर विधि शब्द बनाया। तो अब यहां पर विधि शब्द वो कौन सा है? भाववाचक लेंगे तो उसका अर्थ होगा
पद विधि का अर्थ होगा पद का होना। माने पद का होना का मतलब हो गया कि पद संज्ञा करना, यह अर्थ होगा। पद का कथन करना, विधि शब्द भाव में ले लेंगे, विधि रीति विधानम, पद पद विधि का मतलब पद विधानम, पद विधानम माने पद संज्ञा करना, ये कार्य हो जाएगा, पद संज्ञा को बताना। और जब इसको कर्मवाचक लेंगे, माने कर्म कारक में ये की प्रत्यय आएगा, तो इसका अर्थ होगा कि पद संज्ञा माने पद पहले से जो है उस पद को कुछ कार्य करना। पद संज्ञा का कार्य नहीं करना, पद नहीं बनाना, पद को कुछ कार्य करना, माने पहले से पद है कोई, उसको कुछ कार्य करना। तो दोनों के अर्थ बदल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर कहते हैं कि विधि शब्द कौन सा ले, भाव में की प्रत्यय वाला ले या कर्म में की प्रत्यय वाला ले। तो यहां पर कहते हैं वृत्तिकार विधीयते इति विधि, यह कर्म का वाचक है, माने विधीयते यह विधि, माने जो विधान किया जा रहा है वो विधि ही है, माने कार्य, माने कर्मवाचक है। ये विधि शब्द क्या है, ये कर्म कारक में यहां पर की प्रत्यय आया है। ठीक है, अब यहां पर आपको मैंने तो काफी समझा दिया, ये वहां पर भी समझाया है कैसे। ठीक है, माने यहां पर कर्म कारक में जो पूरा प्रकरण मैंने आपको पढ़ाया था तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, कि भाव और कर्ता को कैसे कहता है शब्द है, कर्ण को कैसे कहता है। ठीक है, और कर्म को कैसे कहता है, तो कर्म को या कर्मवाचक है, ये कर्ण में भी बनता है। विधीयते अनेन इति विधि, कर्ण में भी बन जाएगा, जिसके द्वारा कुछ किया जाए कार्य, तो जिसके द्वारा किया जाए उसको कहने के लिए विधि शब्द का प्रयोग है, परंतु वह उसकी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, उससे संबंधित कोई संशय नहीं है। केवल विधि शब्द यहां कर्म कारक और भाववाचक दो अर्थों को लेकर के शंका उपस्थित की है, तो उसमें इन्होंने कहा, उत्तर दिया कि ये जो विधि शब्द है ये क्या है, विधीयते इति विधि, माने कर्म कारक, कर्म कारक में की प्रत्यय आया। इसलिए कहा कि पदानाम विधि पद विधि, इसका अब यहां खोल रहे हैं कि पदानाम विधि पद विधि। अब इसका अर्थ क्या होगा, पदों विधि माने कार्य, पदों का कार्य, पद कार्य नहीं, पदों को कार्य, पहले पद हैं, सुप्तिगंतम से जो पद संज्ञा होती है, तो वो पद संज्ञक हैं, उसको कोई कार्य। ठीक है, तो पद विधि। अब यहां पर आ गया है स पुनः समासादि, वो यहां पर क्या है, क्योंकि अभी तो ये प्रकरण लेंगे शास्त्र में। चलो शास्त्र में क्या है, माने पदानाम विधि, माने पदों का कार्य वो क्या है, तो कहते हैं पुनः, स पुनः वो क्या है, समासादि, ये समास से आगे चलेगा, क्योंकि जो समास कहा है वो पदों को ही तो कहा है, द्वितीयांत पद का ऐसा समर्थ पद के साथ समास होता है। तो सबसे पहले समास आदि से तद्धित आदि जो प्रत्यय होते हैं वो भी पद के कार्य कहे हैं, जैसे सप्तम्यंत से तत्र भवः, तस्येदम तस्य विकारः, तो वह पद को ही तो कार्य कहा है, पद को तद्धित प्रत्यय कहे हैं। तो आदि शब्द से तद्धित आदि वृत्तियां आ जाती हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया, ये भाववाचक विधि शब्द नहीं है, ये कैसा है, कर्मवाचक। चलिए, अब इस शब्द का अर्थ खुल गया, अब चलते हैं आगे।
समर्थः शक्तः विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्तः स समर्थो वेदितव्यः। कि समर्था का अर्थ है शक्त, शक्त शक्त या वही माने योग्य कह सकते हैं यहाँ पर शक्त। और वो क्या है, क्या यहाँ समास आदि में क्या है तो कहते हैं किसमें सशक्त, विग्रह वाक्यार्थाभिधाने। विग्रह वाक्य समास के लिए विग्रह वाक्य करते हैं, इस समास करते हैं उसके लिए विग्रह वाक्य रखते हैं ना। जैसे राज्यः पुरुषः, समास करते हैं तो क्या बन जाता है, राज पुरुषः, यही बनता है। तो राज्यः पुरुषः ये क्या हो गया, विग्रह वाक्य। राज्यः पुरुषः, राज्यः एक पद हो गया, पुरुषः एक पद हो गया, ठीक है। अब इसको समास किया, ठीक है। तो जो समास होगा तो कहते हैं कि जो समर्थ किसको कहेंगे, समर्थ वो होगा माने जो समास यहां पर ये कार्य माने समास आदि कार्य, ये कार्य को कह रहा है। पद विधि माने समास आदि कार्य। तो समास, तो वो समास अभी समास ही लेंगे सबसे पहले और भी तद्धित वृत्ति आदि आ जाएगा। तो वो समास है तो कहते हैं वो समर्थ किसमें होगा, विग्रह वाक्य के अर्थ के अभिधान माने कथन में जो शक्ता सह समर्थो वेतव्य। अर्थात विग्रह वाक्य में जो अलग अलग पद हैं वो जिस अर्थ को कहते हैं, और जब उसको उन दोनों पदों को, विग्रह वाक्य के पदों को जब कार्य कर देते हैं, कौन सा कार्य, समास, अभी समास ही लेंगे सबसे पहले। समास कार्य होने के बाद में समस्त पद बन जाता है, क्या बन जाता है, राजपुरुषः। तो राजपुरुषः का, राजपुरुष जो समास रूपी कार्य होकर के तैयार हुआ है समस्त पद, वो उसका अर्थ क्या होना चाहिए, उस समस्त पद से इस अर्थ की प्रतीति बोध होना चाहिए जो उसका विग्रह वाक्य का अर्थ। राज्य पुरुषा का अर्थ क्या, राजा का पुरुष, ठीक है, राजा का पुरुष। तो समास होने पर, वो समास कार्य होने पर भी यदि वो राजपुरुष शब्द राजा का पुरुष इस अर्थ का बोधक है, तो वो जो राजपुरुष जो समास है वो क्या है, समर्थ, तो समर्थ है, यह शक्ता समर्थ वेतव्य। पद विधि माने पद का कार्य, पद का कार्य यहां पर क्या है, समास, अभी प्रकरण में समास आएगा। तो पद का कार्य जो समास है वो समर्थ होना चाहिए। ये समर्थ विशेषण किसका बन रहा है यहां पर समास प्रकरण में, समास का, ध्यान रखेंगे। तो वो समास रूपी कार्य है वो विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में समर्थ होना चाहिए। यदि समास होने के बाद में विग्रह वाक्य का अलग अर्थ होता है, समास का अलग अर्थ होता है, तो फिर नहीं होगा, तो समर्थ नहीं माना जाएगा वो, तो वो कार्य नहीं हो सकता, वो समर्थ कार्य है ही नहीं। आइएगा और आगे कहते हैं, एक तो ये बता दिया, दूसरा अथवा। अथवा यहां पर आप ये भी अर्थ लगा सकते हैं, क्या अर्थ लगा सकते हैं इसको भी समझ लीजिएगा। अथवा, अथवा समर्थ, यहां पर समर्था का पद विधि के साथ में समानाधिकरण कैसे बन सकता है उसको बता रहे। दूसरा, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्थ, कि हम इस समर्थ शब्द का पहला अर्थ लेंगे कि समर्थ पदों के, माने पदों की विधि है, तो पदों का जो कार्य है,
तो उस कार्य को करने से पहले जो पद हैं, क्या है, जो पद हैं वो क्या होना चाहिए, समर्थ पद। हम चलो समर्थ उसके साथ लगा रहे, पदों के साथ, ठीक है, कि समर्थ पद, जैसे राज्यः पुरुषः, ये पद, ये पद समर्थ होने चाहिए। फिर उस समर्थ पदों के आशय जो विधि माने कार्य होगा, है, कार्य होगा, वो भी कार्य क्या होगा, समर्थः। तो यहां पर क्या कार्य है, समास। हम अब यहां समर्थ दो जगह जोड़ेंगे। हम समर्थ को पद का विशेषण भी बना सकते हैं, पद का विशेषण बनाने पर भी समर्थ शब्द यहां पर घटता है, कि समर्थ पद को लेकर के कोई कार्य कहा, तो समर्थ पदों के आश्रित आश्रय होने के कारण से, माने आश्रय है, माने समर्थानि पदानि आश्रयः यस्य कार्यस्य तत्कार्यं समर्थाश्रयम्, और तस्य भावः समर्थ पदाश्रयत्वम्, तस्मात् समर्थ पदाश्रयत्वात्। ठीक है, ये त्व प्रत्यय आ गया। त्व प्रत्यय किसको कहने के लिए अर्थ को आ गया, इसको समर्थ को, शब्द को भाव में आ गया, कि समर्थ पद हैं आश्रय जिस कार्य के, जिस कार्य के, हमें यहां पर कार्य ले लेते हैं समास, तो वो समास क्या हो जाएगा, समर्थ पदाश्रय। फिर तस्य भावः, तस्य भाव मन जो समर्थ पदों के आश्रित जो कार्य है उसका भाव क्या होगा, समर्थ पदाश्रय। क्या, समर्थ पदाश्रय। तो समर्थ पदों के आश्रित होने के कारण से जो वो कार्य है वो भी समर्थ, माने पद विधि ऐसे भी समर्थ होती है। यहां पर कहते हैं कि भाई समर्थ पदों से मिलकर के जो कार्य होगा, जैसे राज्य पुरुष, राज्य पुरुष, ये दोनों पद आपस में समर्थ हैं। ठीक है, ये दोनों पद आपस में क्या है, समर्थ हैं। तो कैसे समर्थ है, इस समर्थता को जानने के लिए कहते हैं कि जो समर्थ कौन होता है, जिसके अंदर आकांक्षा, क्या है, आकांक्षा और योग्यता और आसक्ति है, या सन्निधि कह सकते हैं, ये तीन जहां पर होती है वहां पर जो पद होते हैं वो समर्थ होते हैं। ठीक है, ये टीकाकारों ने ये उल्लेख किया, न्यास पदमंजरी में देखेंगे कि यहां समर्थ पद कौन से होते हैं, जहां पर पदों में परस्पर आकांक्षा, क्या है, आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि कह सकते हैं, सन्निधि कर देता हूं मैं, ठीक है, आसक्ति भी बोलते हैं, सन्निधि को आसक्ति भी बोलते हैं, आसक्ति माने समीपता। ये तीनों चीजें जहां पर होती हैं जिन पदों में, वो पद परस्पर समर्थ होते हैं। जैसे राज्यः पुरुषः,
राज्य पुरुषः, यहां राज्य पद में राज्य, हमने बोला राज्य, तो उसको आकांक्षा होती है उस पद को कि राज्य राजा का क्या, ऐसा भाई किसी ने बोल दिया राज्य, तो आकांक्षा बनती है कि राजा का क्या कहना चाह रहा है, राजा का पुरुष कहना चाह रहा, राजा की पत्नी कहना चाह रहा, राजा का राज्य कहना चाह रहा, राजा का दोष कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? अर्थात राज्य इस पद को अभी और आकांक्षा है, अभी ये पद पूरा नहीं हुआ। जब कहते हैं राज्य पुरुषः, फिर कोई डाउट नहीं रहता, राजा का पुरुष, अर्थात ये आदमी राजा का पुरुष कहना चाह रहा। तो ऐसे ही पुरुषः कह दिया हमने, क्या है पुरुषः, पुरुष कह दिया भाई, पुरुष शंका होती है, पुरुष से मतलब क्या, माने किसका पुरुष कहना चाह रहा है ये, तो फिर उसकी आकांक्षा को मिटाने के लिए राज्य पुरुष, तो अब ये पूरा बन गया। राज्य पुरुषः, राजा को पुरुष की आकांक्षा है, राजा जैसे ही पुरुष शब्द का प्रयोग कर देते हैं फिर कोई शंका नहीं मन में आती, प्रश्न नहीं उठता। और पुरुष को राजन की है कि राज्य कह, राजा का क्या है, पुरुषः माने कस्य पुरुषः, किसका पुरुष, तो राज्य पुरुष, ये दोनों शब्दों में क्या आकांक्षा है। और योग्यता, योग्यता अर्थात जो शब्द जिस अर्थ को बताने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो उस शब्द से उस अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो राज्य पुरुषः, राजा से संबंधित व्यक्ति को बताने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो राज्य पुरुष, ये दोनों शब्द उस व्यक्ति को बताने में योग्य है, ठीक है, योग्य है। सन्निधि, सन्निधि माने जो पद जिनके अंदर आकांक्षा है और योग्यता भी है, साथ में समीपता भी होनी चाहिए। राज्य पुरुषः अर्थात समीपोच्चारण भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि राज्य फिर 1 घंटे बाद किसी ने बोला पुरुषः, तो ये दोनों में समीपता नहीं है। राज्य उच्चारण के पश्चात पुरुषः शब्द का भी उच्चारण होना चाहिए, तब राज पुरुष दोनों शब्द क्या है, समर्थ होंगे। तो इस बात को यहां पर इन्होंने बताया कि समर्थ पद ऐसे होते हैं, समर्थ पद की कसौटी क्या है, उनको कैसे परखें कि ये समर्थ हैं कि नहीं है। तो जिन पदों के अंदर परस्पर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि हुआ करती है, या तात्पर्य नहीं लेंगे, कुछ लोग तात्पर्य जोड़ते, तात्पर्य का यहाँ संबंध नहीं है, 3 को रखते हैं वास्तव में सिद्धांत पक्ष 3 का ही है। तो ये तीनों जिन पदों में होती है वो पद क्या होते हैं, समर्थ। और उन समर्थ पदों को लेकर के कोई कार्य होता है, वो कार्य भी क्या होता है, समर्थ होता है। क्या होता है, समर्थ होता है, लिखा हुआ देख लीजिए पुस्तक में, ठीक है। वो कार्य भी क्या होता है, समर्थ होता है। जैसे जैसे ये उदाहरण देते हैं टीकाकार कि माने जो कारण होता है, कारण वो कार्य में अवश्य आता, कारण के गुण धर्म कार्य में अवश्य आते हैं। क्या कारण, जैसे उपादान कारण है, हम घड़ा बनाते हैं, घड़े का उपादान कारण क्या है, मिट्टी। अब जब घड़ा रूपी कार्य तैयार होता है बनकर के, तो उसमें जो मिट्टी का धर्म है, मिट्टी का जो धर्म है, हमारे मिट्टी का जो गुण बताए हैं, वो घड़े के अंदर भी आते हैं। जैसे रूप है उसके अंदर,
कठोरपन है उसके अंदर, वो घड़े के अंदर भी आता है। तो कारण के गुण कार्य में हर जगह आते हैं। यहां पर क्या है, कार्य क्या है, समास, और उसके कारण क्या है, कारण क्या है, पद, जो समास के लिए प्रयुक्त होने वाले पद। अब जब समास के लिए प्रयुक्त होने वाले जो पद हैं वो जब समर्थ हैं, तो उनसे उत्पन्न हुआ जो कार्य समास है वो भी अपने आप भी समर्थ होगा। तो इस प्रकार से भी समर्थ पदों के आश्रित जो कार्य होगा वो कार्य भी समर्थ होगा। इस प्रकार से भी हम यहां पर समर्थ पद विधि में परस्पर संबंध लगा सकते हैं। ठीक है, आइएगा अब और चलते, बाकी आगे कुछ नहीं है ऐसा, आप ये एक पंक्ति और है ये समझ लेंगे, फिर तो उदाहरण मात्र दिए गए हैं। ठीक है, फिर तो मैं आपको समझा दूंगा। समर्थानां पदानां संबद्धार्थानां संसृष्टार्थानां विधिर्वेदितव्यः। अब कहते हैं कि समर्थ पदों की, अब इसी अर्थ को लेकर कह रहे हैं, तो समर्थ हमने पदों का विशेषण बना दिया। तो समर्थानाम पदानाम माने समर्थ पद, समर्थ पद कैसे, संबद्धार्थानाम, संबद्धार्थानाम का अर्थ है एक दूसरे के साथ में संबद्ध, एक दूसरे के साथ में संबंध रखने वाले, संबंध होना चाहिए ऐसे समर्थ पद। ठीक है, संसृष्टार्थानाम, और कैसे होना चाहिए, संसृष्ट माने इसको कहते हैं एकार्थी भाव, ऐसे पद जिनका आगे चल के अर्थ एक अर्थ बन जाता है। ऐसे राज्य पुरुषः, राजपुरुषः, राजपुरुषा का एक अर्थ विशेष बन जाता है। राजपुरुषा में राजा नहीं कहा जाता, पुरुष नहीं कहा जाता, एक राजा से संबंधित पुरुष विशेष को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पदों की विधि, विधि माने कार्य, वेदितव्य माने जानना चाहिए। ठीक है, यहां पर आपके पास में ये काशिका क्या वो होगी, आप यहां पर न्यास को खोलेंगे। ठीक है, न्यास मेरे पास में, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। यहां पर आप न्यास में देखेंगे, न्यास में मैं यहीं पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहां पर दिया है कि संसृष्टार्थानाम, ये संसृष्टार्थानाम इत्यनेन समासे, इस पद के द्वारा, इसका समास में पदानाम एकार्थी भाव लक्षणम सामर्थ्यम दर्शयति। संसृष्टार्थानाम, इससे वो सामर्थ्य बता रहे हैं कि पदों का एकार्थी भाव लक्षण, जब पद इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका एक अर्थ हो जाता है विशेष, तो वो एक विशेष अर्थ रूपी समर्थ कार्य होता है। ठीक है, तो इसी को एकार्थी भाव बताते हैं। एकार्थी भावश्च पृथक अवस्थितानां भिन्नार्थानां पदानां समासे साधारण अर्थता नामावस्था विशेषः। कहते हैं कि वो एकार्थी भाव क्या होता है, एकार्थी भाव होता है कि भिन्न भिन्न पदों के मान भिन्न भिन्न अर्थ वाले जो पद हैं वो समास में साधारण अर्थता उनके अंदर आ जाती है। जो उन पदों का अलग अलग अर्थ है वो हट करके
उन दोनों को मिलकर के उनमें एक साधारण अर्थ आ जाता दोनों के अंदर। ठीक है, क्या है? नामावस्था विशेष। ठीक है, वाक्य ही साधारणता नास्ति। जब विग्रह वाक्य होता है राज्य पुरुषः, तब दोनों पदों में कोई साधारणता वहां प्रतीत नहीं होती। राज्य राजा का, पुरुषः पुरुषा का, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। परंतु भिन्नार्थत्वात्, क्योंकि वाक्य में तो भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण से, तो संश्लिष्टार्थानाम माने ऐसे पद जिनका अर्थ एक हो चुका है, जो एकार्थी भाव में आ गए हैं, और वो कहां समास में आते हैं या तद्धित वृत्ति में आते हैं। तो ऐसे जो विधि है, उन पदों की विधि क्या है? वेतव्य, वो कार्य मन पदों की विधि वो जाननी चाहिए। ठीक है, संबद्धार्थानाम, इससे कहते हैं व्यापेक्षा भाव होता है। ठीक है, यहां पर ये एकार्थी भाव और व्यापेक्षा, व्यापेक्षा को भी बता देता हूं। इस शब्द से यहां पर व्यापेक्षा ले रहे हैं और यहां पर ले रहे हैं एकार्थी भाव। ठीक है, व्यापेक्षा ये होता है कि वाक्य में जो पद होते हैं, ठीक है, उनको अपने अपने अर्थ का प्रतिपादन करते हुए, अपने अपने अर्थ को बताते हुए भी क्या होता है? दूसरे पद के साथ में संबंध रखने के लिए जो तीन बातें बताई कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, ये संबंध होता है पदों का परस्पर। ठीक है, माने संबंध, जब हम पदों का संबंध कहें, इन पदों, ये पद आपस में एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ये पद व्यापेक्षा भाव वाले हैं। व्यापेक्षा भाव का अर्थ है ये पद परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा रख रहे हैं, ये पद परस्पर एक दूसरे की को कहने, अर्थ को कहने में योग्य हैं, और ये समीप में पड़े हुए हैं, क्रमशः पड़े हुए हैं, पास में इनका उच्चारण है। ठीक है, तो ये यहां पर कहा इन्होंने इन दो शब्दों का, इसका अर्थ है व्यापेक्षा भाव और ये है संश्लिष्टार्थ माने एकार्थी भाव। ठीक है, जब हम ये अर्थ लेते हैं तो वो जो समास एक अर्थ वाला होता है वो समर्थ होता है। ठीक, तो ये होता है। ठीक है, अब ये कहते हैं, सबसे पहले कहेंगे वक्ष्यति, आगे बताएंगे द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, ये सूत्र है। इस सूत्र में कष्टम श्रुतः, कष्ट श्रुतः, कष्ट को प्राप्त हुआ, कष्ट श्रुता कहलाता है। समास हो गया। कष्टम और श्रुतः ये द्वितीयांत पद है, ये प्रथमांत पद है। इन पदों का कार्य क्या हो गया? इस सूत्र से समास कार्य। अब इसका जो अर्थ है, कष्टम श्रुतः का अर्थ क्या है? कष्ट को प्राप्त, और कष्ट को प्राप्त कोई व्यक्ति, तो कष्ट श्रुतः का अर्थ भी वही निकला। अर्थात अब देखिएगा आप, यहां पर आप क्या घटाएंगे? एक तो आप ये भी अर्थ कह सकते हैं, ये वाला घटाएंगे कि ये वाला विग्रह वाक्यार्था विधाने यह समर्था च शक्ता समर्थ वेतव्य। ये क्या है? पदों की विधि, माने पदों का कार्य यहां पर क्या है? समास। और पहले वाले में इनको हमें नहीं देखना है कि ये समर्थ हैं कि नहीं है। इस वाले में यहां पर ये बताया था, इसमें ये देखना था कि कष्टम श्रुता, ये हो गया विग्रह वाक्य। इस विग्रह वाक्य का अर्थ है कष्ट को प्राप्त हुआ कोई व्यक्ति।
अब इसका समास कर देने पर माने इसे इन पदों की विधि कर देने पर कष्टशितः, इसका अर्थ माने कष्टशिता जो समस्त पद है, यदि ये इस अर्थ को कह रहा है तो ये कार्य कैसा हो गया, समास रूपी कार्य कैसा हो गया, समर्थ हो गया। तो ये कह रहा है तो ये कष्ट, ये पहला वाला घट जाएगा। जब दूसरा वाला हम घटाएंगे ये वाला, तो इसको कैसे कि कष्टम शितः, कष्ट को प्राप्त, अर्थात कष्ट शब्द और शित शब्द ये दोनों समर्थ पद हैं। कैसे समर्थ हैं? कष्टम को शिता की आकांक्षा है, कष्टम कष्ट को क्या, शितः, शितः किम कष्टम, ये दोनों पद आपस में कैसे हैं, साकांक्ष हैं। और योग्यता, इनमें योग्यता भी है। कष्ट शब्द कष्ट को कह सकता है और शित शब्द शित को कह सकता है, शित अर्थ को कह सकता है। और आसक्ति माने सन्निधि भी है। ये दोनों शब्द लगातार उच्चरित हैं, कोई बीच में व्यवधान माने इसमें वो नहीं है, तीसरा पद नहीं है कुछ, अथवा कष्टम के तुरंत बाद शितः का उच्चारण हो रहा है। तो तीनों चीजें इसके अंदर हैं। तो ये दोनों पद कैसे हैं, समर्थ पद। अब समर्थ पदों के आश्रय जो समास रूपी कार्य हो गया, जब ये समर्थ है, इनसे बना हुआ जो समास रूपी कार्य वो भी अपने आप ही समर्थ होगा। ये शब्द भी, ये समस्त पद इसी अर्थ को अपने आप दे देगा, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, समर्था पद्धति। दोनों प्रकार से आप घटा सकते हैं, ठीक है। और यहां पर दिया था ये संबद्धार्था नाम, तो संबद्धार्था नाम में तो तीन चीज मैंने बताई दी थी आपको, है एक आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति सन्निधि। और जब संश्लिष्टार्था नाम, ये पद क्या है, संश्लिष्ट अर्थ वाले हैं, माने जब यहां पर कष्टम शितः, ये एकार्थी भाव को प्राप्त होने वाले पद हैं। यहां मिलकर के कष्ट अलग को नहीं कह रहे, शित अलग को नहीं कह रहे, दोनों मिलकर के एक विशेष अर्थ को कह रहे हैं, विशेष अर्थ को कह रहे हैं। इसलिए यहां पर एकार्थी भाव रूपी कार्य है, जिसको मैंने व्यापेक्षा बताया था। नहीं, व्यापेक्षा नहीं, एकार्थी भाव, संश्लिष्टार्थ ये वाला, ठीक है। तो ये सारी बात इसमें घटित हो गई, ठीक है। अब आइएगा आगे, समर्थ ग्रहणम किम। अब इस सूत्र के साथ देखेंगे कि यहां पर समर्थ का संबंध लगेगा, परिभाषा सूत्र तो यहां पर भी आएगा। तो यहां समर्थ ग्रहण का क्यों किया, तो कहते हैं पश्य देवदत्ता कष्टम शितो विश्वमित्रो गुरुकुलम। अब कोई कहे कि भाई यहां पर कष्टम और शित दो शब्द रखे हुए हैं, तो इनका भी समास होना चाहिए, पदों की, ये भी पद है ये भी पद है, तो यहां क्यों नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि यहां पर ये जो पद हैं दोनों, कष्टम और शितः, शितः, इनके अंदर आकांक्षा नहीं है, तीनों चीजें होनी चाहिए। ये क्या है, आसक्ति तो है इनमें, दोनों समीप में पड़े हुए हैं, ठीक है। और इनके अंदर योग्यता तो नहीं, योग्यता नहीं है, योग्यता इस रूप में कि ये शब्द इसके साथ यहां पर योग्य नहीं है और ये शब्द इसके साथ योग्य नहीं है, ठीक है। और आकांक्षा भी नहीं है इनके अंदर, इसको इसकी आकांक्षा नहीं है और इसको इसकी आकांक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस शब्द को यहां पर आकांक्षा है, पश्य देवदत्त कष्टम, हे देवदत्ता
कष्ट को देखो, इसको इस पद की आवश्यकता है, पश्य की। हे देवदत्त कष्ट को देखो। और शिता विश्वामित्र गुरुकुलम, और विश्वामित्र गुरुकुल को प्राप्त हुआ, इसको पद की इसकी आवश्यकता है। तो ये इनमें क्या है, आसक्ति भी है परंतु योग्यता और आकांक्षा नहीं, इसलिए समर्थ नहीं है। ये समर्थ पद नहीं है तो समास नहीं होगा। अब तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन शंकुलया खंडः शंकुलाखंडः, तो यहां पर ये हो गया समर्थ, दोनों पर समास हो गया। समर्थ ग्रहणम किम, इसमें समर्थ ग्रहणम का संबंध कैसे लगेगा, तो किम किम तुम करिष्यसि शंकुलया खंडो देवदत्त उपलेन, तू शंकुला से माने उससे सरौती से क्या करेगा, और देवदत्त उपल के मैंने पत्थर के द्वारा टुकड़ा कर दिया। खंडो देवदत्ता उपलेना, देवदत्त पत्थर के टुकड़े करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, शंकुलया और खंडा ये आपस में क्या है, साकांक्ष पद नहीं है। ठीक है, समीप बेशक पड़े पर साकांक्ष नहीं है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षित यूपाय दारू यूपदारू, मैंने लगा खंबे के लिए लकड़ी, तो यूपदारू बन गया, समास हो गया। इसको इसकी साकांक्षा है, इसको इसकी साकांक्षा है, आसक्ति भी है। ठीक है, और योग्यता भी है। समर्थ ग्रहणम किम, गच्छ त्वं यूपाय दारु देवदत्तस्य गेहे, तो यहां पर यह पद समर्थ नहीं है, क्योंकि तुम यूप के लिए जाओ, और देवदत्त के घर में लकड़ी है, देवदत्त के घर में लकड़ी, और तुम यूप को जाओ, तो यूप का संबंध इसमें इधर है और दारू का संबंध इस वाले वाक्य में है, घर के साथ में या देवदत्त के साथ में। तो ये समीप में पड़े होने पर भी ये साकांक्ष नहीं है। ठीक है, ये समर्थ नहीं है, इसलिए नहीं होगा समास। आइएगा, इसको समाप्त कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, पंचमी भयेन वृकेभ्यो भयम वृक भयम, तो भेड़ियों से भय, तो ये दोनों समर्थ हैं पद, इसलिए समास हो गया। समर्थ ग्रहणम किम, गच्छ त्वं मां वृकेभ्यः भयम देवदत्तस्य जत्तात्, कि तुम भेड़ियों से मत जाओ, भेड़ियों के पास में मत जाओ। ठीक है, भेड़ियों के लिए मत जाओ। भय देवदत्त का भय यज्ञदत्त से है, यज्ञदत्त से देवदत्त को भय है, तो वृक का संबंध भय के साथ यहां नहीं है, भय का संबंध वृक के साथ नहीं है, इसलिए समास नहीं होगा, ये समर्थ नहीं है। षष्ठी राज्य पुरुषः राजपुरुषः, समास हो गया। समर्थ ग्रहणम किम, तो कहते हैं भार्या राज्य पुरुषो देवदत्त, अब यहां पर राजा की पत्नी और देवदत्त का पुरुष, यह अर्थ होता है। या राज्य पुरुष समीप में पड़े होने पर भी इनमें क्या है, साकांक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है। राजा का संबंध पत्नी के साथ में, पुरुष का संबंध देवदत्त के साथ में, तो आसक्ति रहने पर भी ये नहीं समर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर समास नहीं होता है। सप्तमी शौंडई अक्षेषु शौंड अक्ष शौंड। ठीक है, समर्थ ग्रहणम किम, तो कहते हैं शक्तस्तम अक्षेषु शौंड पिबति पानागारे, तुम अक्षों को खेलने में समर्थ हो, और शौंडा पिबति पानागारे, पानागार में अर्थात शराब के ठेके पर जाकर के, शौंड माने ज्वारी व्यक्ति है वो क्या है, शराब पीता है, तो इस शौंडा का संबंध पानागार के और पिबती क्रिया के साथ में, और यहां पर
अक्ष का संबंध शक्त के साथ में और त्वम के साथ में, समीप में होने पर भी इनमें आशा आकांक्षा नहीं है, ठीक है, और योग्यता भी नहीं है वास्तव में, क्योंकि अक्ष शब्द की यहां पर साउंड के साथ में योग्यता नहीं है अर्थ को बताने में। पदानाम, अब अच्छा, तो ये सभी समास के इसी प्रकार से सभी समासों में समर्थ हमें लगाना है, समास में ही नहीं तद्धित वृत्ति में भी लगाना है इसी प्रकार से, ठीक है। अब बताते हैं आगे, पद ग्रहणम किम, इस सूत्र में पद ग्रहण क्यों किया, पद विधि क्यों की, ऐसा कह देते समर्था विधि, कि कोई भी कार्य होता है वो समर्थ होता है, तो कहते हैं इसलिए पद विधि बताई है कि वर्ण विधौ समर्थ परिभाषा माभूत, वर्ण की विधि करने में वहां पर यह समर्थ पद विधि परिभाषा ना लगे, माने वर्ण को लेकर के कोई कार्य कहा जाए, जैसे तिष्ठतु दध्यशान त्वम शाकेन, तो यहां पर क्या है, दधि और अशान, तिष्ठतु दधि, दधि दही यहां पर रहे और दही तो यहां रहे अलग से, और अशान तुम शाकेन, तुम शाक से खाओ, तुम सब्जी से खाओ, दही से नहीं खानी, भाई दही को यहीं रखा रहने दो, सब्जी से खाओ तुम। अब यहां पर जो दधि शब्द है वो इस क्रिया के साथ में संबंधित है, दही को रखो, दही रखना रखा रहने दो, और अशान तुम शाकेन, ठीक है, जो अशान है वो क्या है, त्वम के साथ में है, त्वम का साकांक्ष है या शाक के साथ में। अब यहां पर क्या हुआ है, दधि और अशान, ये ठीक है, यहां पर एको एणची लगने लगा, एको एणची जो विधि है वो वर्ण को लेकर है, एक वर्ण को यण होता है, के परे रहते, तो यहां पर पद नहीं पढ़ते तो कोई भी विधि कार्य कोई भी कार्य करते तो समर्थ को होती, यहां पर ये दोनों समर्थ नहीं है तो यहां पर यण संधि नहीं हो पाती। अब यहां पर कह दिया कि पद विधि है, ये वर्ण विधि है, तो पद विधि ही समर्थ होती है, ये तो असमर्थ भी हो जाती है, तो यहां पर यण आदेश हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। तिष्ठतु कुमारी छत्रम हर देवदत्तात् यणादेशो नित्यश्च तुक भवति, इसी प्रकार से उदाहरण, तिष्ठतु कुमारी, माने ये कुमारी तुम यहां बैठो, छत्रम हर देवदत्ता, देवदत्त से छत्र को लाओ, ये दो वाक्य हैं। अब यहां पर यहाँ के इस पद को लेकर के और इस पद को लेकर के, माने ई को लेकर के और छ को लेकर के तुक हुआ है, तो तुक वास्तव में क्या, वर्ण संबंधी कार्य, पद संबंधी नहीं, तो वही कह रहे हैं यणादेश, ये यणादेश, नित्यश्च तुक, और यहां पर दीर्घात उस सूत्र से नित्य ही तुक हो गया ये, ठीक है, तो नित्य तुक भवती या नित्य तुक हो गया, तो ये पद विधि, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा पूरा समझाने का प्रयास किया है, थोड़ा आप भी देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा का जो न्यास को देख लीजिएगा, बाकी मैंने सभी चीज बता दी है, ठीक है। और यहां मैंने ये बता ही दिया था कि पदानाम विधि, ये जो विधि शब्द है ये क्या किस कारक में बना हुआ है, कर्म कारक में, इसलिए कार्य का वाचक है, विधि माने कार्य, यदि ये भाववाचक होता तो कार्य को नहीं कह पाता, किसको कहता, पदों की सत्ता को बताता, पदों को बनाना, ठीक है, तो पदों को बनाना, तो यदि यहां हम भाववाच्य मान लें, इसमें भाव में की प्रत्यय मानेंगे, तो सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा करने में ही ये सूत्र काम कर पाता, माने पद संज्ञा रूपी कार्य को करने में ही कुछ ये समर्थता देखी जाती,
अन्यत्र समास आदि में तद्धित आदि की वृत्ति में कहीं पर भी ये कार्य नहीं कर पाता। जबकि पद संज्ञा तो समर्थ और असमर्थ दोनों प्रकार के पदों की होती है। संस्कृत में कोई भी शब्द हो, चाहे वो समर्थ हो चाहे असमर्थ हो, पद संज्ञा सबकी हो जाती है, परंतु समास सबका नहीं होता है, तद्धित वृत्ति सबकी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कर्मवाचक कर्म कारक वाला विधि शब्द लिया है। ठीक है, विधीयते यह सह विधि, जो विधान किया जा रहा है वो। ठीक है, चलिएगा, अब मैंने आपकी भूमिका बना दी है, अब चल पड़ेगा, अब कोई बात नहीं है। जब भी कोई नया अध्याय आरंभ करते हैं तो थोड़ा भूमिका बनानी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। ठीक है, ये मुझे मालूम है कि मुझे कितना परिश्रम करना पड़ता है आपको समझाने के लिए। ठीक है, पर इसको पढ़ने वालों की संख्या कम ही है। ठीक है, क्योंकि लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, परंतु जिनको शास्त्र ज्ञान करना है तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि आप कहीं विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, आपके गुरुकुल में कहीं इस प्रकार से पढ़ाते हैं क्या? इसको कहीं नहीं पढ़ा रहे, कहीं नहीं पढ़ा रहे। अनेक लोग लगे हुए हैं संस्कृत बचाओ संस्कृत बचाओ, परंतु संस्कृत की रक्षा लोग सोचते हैं कि लोगों को नौकरियां दे देंगे संस्कृत की तो संस्कृत की रक्षा हो जाएगी। नहीं होगी। शास्त्रों की रक्षा नौकरी से नहीं होगी। मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैं शास्त्र की रक्षा कर रहा हूं। और मेरे साथ पढ़े हुए सैकड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं, वो कोई भी इस प्रकार से शास्त्र का अध्यापन नहीं करा रहे। वो जहां भी नौकरी कर रहे हैं वहां पर बस अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा तो ऐसा मानना है कि शास्त्र की रक्षा करनी है या भाषा की रक्षा करनी है तो उसका नौकरी से अधिक लेना देना नहीं। कि सरकार आपको संस्कृत के क्षेत्र में 1 लाख वैकेंसी निकाल देगी तो संस्कृत भाषा की रक्षा हो जाएगी? नहीं। 1 लाख वैकेंसी निकाल करके उनकी पूर्ति भी कर दे तो वो जो 1 लाख लोग संस्कृत की जॉब करेंगे वो कोई संस्कृत की रक्षा नहीं करेंगे, वो केवल खाना पूर्ति करेंगे और संस्कृत के लिए कुछ कार्य भी नहीं करेंगे। मैं जहां तक देखता हूं, संस्कृत के न जाने कितने लोगों को जानता हूं जो लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं परंतु संस्कृत की रक्षा के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, और जो संस्कृत की रक्षा का कार्य कर रहे हैं उनका किसी प्रकार का सहयोग भी नहीं कर रहे, सहयोग भी नहीं कर रहे, ये ध्यान रखेंगे। तो इसलिए सरकार वैकेंसी निकाल देगी तो आपकी संस्कृत भाषा की या शास्त्रों की रक्षा होगी, ये सोचना हमारा पूरी तरह से गलत है। संस्कृत भाषा की और शास्त्रों की रक्षा होगी जब आप लोगों के अंदर ये भाव उत्पन्न कर देंगे कि ये शास्त्रों को पढ़ना आपका परम धर्म है, इनको पढ़ना चाहिए, तब सुरक्षित होगा। नौकरियों से तो क्या है, जो नौकरी करते हैं उनको संस्कृत का कोई विशेष ज्ञान ही नहीं होता, ना वो पढ़ते हैं, नौकरी मिल गई फिर तो वो पढ़ने की सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो क्या रक्षा होगी? और हमारे जैसे व्यक्ति नौकरी तो नहीं कर रहे परंतु पढ़ने की इच्छा करते हैं, जानने की इच्छा करते हैं और आप सभी को पढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। इस सूत्र को एक बार पहले अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में देख लीजिएगा तो आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्वर से संबंधित थोड़ा सा है। ठीक है, ओम।